बहुत बहुत स्वागत है सारे के सारे एयरफोर्स कैंडिडेट का। बेसब्री से इंतजार एनरोलमेंट लिस्ट का हो रहा है, बिल्कुल जल्द ही घोषित हो जाएगी। साथ ही साथ बेसब्री से इंतजार जो एग्जाम आपने दिया उसका रिजल्ट का हो रहा है। बट साथ ही साथ पूरे देश का जितना भी हमारा एस्पिरेंट है, जिस बच्चे ने ऑब्वियसली स्टेट बोर्ड से अपना 10+2 क्लियर किया है, सीबीएसई बोर्ड से क्लियर किया है, एसएससी बोर्ड से क्लियर किया है, या किसी भी स्टेट बोर्ड से उसने क्लियर किया है, लगातार ये कश्मकश है कि आखिर अगला फॉर्म कब आएगा। तो जल्द से जल्द आपके फॉर्म घोषित हो जाएंगे। बट यार अहम ये है कि अगर आज फॉर्म घोषित हो जाता है या कल घोषित हो जाता है तो मुझे आप बताएं कि आने वाले नवंबर एग्जाम के लिए आप तैयार हैं? ये बड़ा प्रश्न है देश के सामने। क्या वाकई में आप आने वाले नेक्स्ट मार्च एग्जाम के लिए आप तैयार हैं? तो जरूरत है, जितने ही बच्चों ने बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लिया है 10+2, जितने ही बच्चों ने एग्जाम देने के बाद ये समझ लिया कि वाकई में कुछ कमी रह गई, कुछ कसर रह गया, जरूरत है एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से आपको तैयार होने का और अपना बेस्ट देने का। क्योंकि आप तैयार हैं तो एग्जाम का मौका भी मिलेगा और आप एग्जाम में अपनी सफलता को भी सुनिश्चित करेंगे। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मेजर कलसी क्लासेस ने देश में सबसे पहले जनरेट करना शुरू कर दिया है आने वाले हर एग्जाम्स के लिए बेहतरीन मॉडल पेपर। और साथ ही साथ हमने शुरू कर दिया है जबरदस्त ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम आपके साथ, क्योंकि हमारा मानना है कि एक एक दिन आपके लाइफ में अहम है बेटा। जो रिजल्ट का होना था वो हो गया, जो भी होना था वो हो चुका है। अब जरूरत है कि आगे की तैयारी के लिए आप कितने प्लान्ड, कितने प्रोजेक्टेड और कितने फोकस्ड हैं। और इसीलिए मेजर कलसी परिवार आपके लिए जबरदस्त ऑफलाइन प्रोग्राम इंडिया में सबसे पहले, जहां बेहतरीन टीचर, बेहतरीन किताबें, बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटी और बेहतरीन रीडिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, केवल एक उद्देश्य से कि आप सब आएं, लग जाएं और फाइनली अपना जेंटल एयरमैन कैडेट बनने का जो सपना है, जो विजन है, उसको पूरा कर पाए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तेजी के साथ शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। Hello everyone. So this is Madhu Pandey and today I am here with a model paper of Air Force. तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है। तो सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. If the center of circle is 3, -4 and radius is 6 unit, then find equation of circle. Here we can find out the answer in 2 ways. So कौन से दो तरीके हैं? सबसे पहले हम पहला तरीका देखते हैं कैसे निकालेंगे इसे। See here. आपके पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो क्या होती है? x माइनस में h स्क्वायर प्लस y माइनस में f स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर h एंड f आर द पॉइंट्स ऑफ सेंटर, राइट? पॉइंट्स ऑफ सेंटर, ओके। तो यहाँ पर आपको h की वैल्यू कितनी दी है? 3 एंड f की वैल्यू आपको दी हुई है -4. नाउ पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू r की जगह आपको कितना दिया है? 6 स्क्वायर. सो नाउ यू कैन राइट a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 6x प्लस यहाँ भी आपका a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर प्लस 16 माइनस में प्लस में 8y इक्वल टू 36. नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन राइट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y इक्वल टू 36 माइनस 9 plus 16 is 25. So you can write your correct answer would be x square plus y square minus 6y plus 8y minus 9 equal to 0. Minus here if you subtract 36 minus 25, so you will get 11. So the answer will be here 11. So this would be the correct answer. So this is the equation of circle. Now move to the question number 2. If s equal to 2t cube minus 9t square plus 12t minus 6 at what t acceleration is 0. So यहाँ पर जो आपको s दिया हुआ है, this is the distance, right? s is a distance. Acceleration निकालने के लिए हम क्या करते हैं? For acceleration we must have dv by dt and for v must have ds by dt. So we have to integrate. हमें इसे differentiate करना पड़ेगा कितनी बार? 2 बार. तो सबसे पहले v निकाल लेते हैं। वो निकालने के लिए आप क्या करोगे? डिफ्रेंसिएशन करोगे इसका, दैट इज 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 6. सो आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 60 माइनस 18t प्लस 12. तो दिस वुड बी v. नाउ हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो दिस वुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन. तो जब इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डी बाई डी टी ऑफ 60 स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12. तो आपके पास आ जाएगा 12t माइनस 18. ओके, सो नाउ बोला है कि एक्सेलरेशन 0 हो जाए, उसके लिए t की क्या वैल्यू है? नाउ पुट दिस इक्वल टू 0. तो आपके पास क्या आएगा? 18/12 इक्वल टू t.
सो यू कैन से कि आपका यहाँ से आंसर कितना होगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो यू कैन राइट 1.5 वुड बी टी। अब ये आपका सेकंड में पूछा हो, मिनट में पूछा हो, आवर में पूछा हो, दैट विल बी योर आंसर कि टी इक्वल टू आपका 1.5 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इन अ ट्राइंगल ABC अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वेयर बीटा आपको दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा। तो देखो अल्फा बीटा एंड गामा इफ दीज आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल, तो आप क्या बोलोगे, इसका सम कितना है, पाई, दैट इज 180 डिग्री। तो आपको अल्फा निकालना है, बीटा आपको दिया हुआ है पाई बाय 4 एंड गामा आपको दिया है पाई बाय 3 इक्वल टू पाई। नाउ इफ यू सी हियर, तो पाई में से अगर मैं इस दोनों का सम माइनस कर दूं तो मेरे पास अल्फा आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू वॉट 45 एंड दिस इज इक्वल टू वॉट पाई बाय 6 इज 60 डिग्री। तो 60 प्लस 45 इज 105 एंड 180 में से आप 105 माइनस करेंगे तो यू वुड गेट 5 बाई 12, दैट इज आपका क्या है ये 75 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। नाउ 5 बाई 12 को आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट 45 प्लस 30। तो 45 प्लस 30 अगर आप लिखें तो इसे पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। हमें कॉस अल्फा चाहिए, तो कॉस अल्फा मीन्स कि आपको चाहिए कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। नाउ कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 की वैल्यू कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। नाउ पुट द वैल्यू, अगर हमारे पास cos पाई बाय 4 बोला है तो इसकी वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू इज √3/2 माइनस में sin पाई बाय 4 इज 1/√2 एंड sin पाई बाय 6 इज 1/2। सो व्हाट आर यू गेटिंग फ्रॉम हियर इज √3 minus 1/2√2. So this would be your correct answer of cos alpha. Now move to the next question. See the next. If y equal to x upon sin x, find dy by dx at x equal to pi by 2. तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपका क्या बन रहा है, ये डिवीजन रूल लग रहा है यहाँ पर, डेरिवेटिव का डिवीजन रूल। तो अगर मैं यहाँ पे dy by dx निकालूँ तो कितना होगा, यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा u अपॉन v। तो u अपॉन v का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अगर हम लिखें dy by dx ऑफ u अपॉन v, देन इट विल इक्वल टू v du by dx माइनस u dv by dx अपॉन में आपका v स्क्वायर। नाउ पुट दिस फॉर्मूला ओवर हेयर। तो v आपका कितना है sin x, जब आपने इसका u का डिफरेंशिएशन किया दैट इज x का डिफरेंशिएशन इज 1 माइनस u को आप एज इट इज रखेंगे, मतलब x को एज इट इज रख लिया। अब sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x अपॉन में क्या sin x का होल स्क्वायर, राइट। तो ये तो आ गया हमारा क्या dy by dx, पर हमें ये चाहिए किस पे, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे। नाउ पुट द वैल्यू पाई बाई 2, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 अपॉन में sin पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। नाउ sin पाई बाई 2 की वैल्यू इज 1 एंड cos पाई बाई 2 इज 0 एंड डिवाइड में 1, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 1। सो 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब dx। ये हमें पता करना है, ठीक है ना। तो इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। तो सी हियर इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है, अगर आपके पास x रेज़ टू पावर n dx पूछा हुआ है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। दिस वुड बी द इंटीग्रेशन। ना यहाँ आपकी पावर कितनी है 3, मतलब n की जगह 3 है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया x4 अपॉन 4 प्लस c। सो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मुझे बताओ, यहाँ से हमें ये पता है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। सो मैं बोल सकती हूँ कि sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर x होता है। मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट dx, यहाँ भी dx के रिस्पेक्ट में ले लिया। तो sec स्क्वायर x का आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, sec स्क्वायर x को अलग इंटीग्रेट एंड 1 को अलग इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इज 10x एंड x1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस c। सो आपका आंसर क्या हो गया 10x माइनस x प्लस c। सो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। सी हियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 40 डिग्री माइनस cos 140 डिग्री अपॉन sin 80 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री। तो देखो यहाँ पर आप किस तरह लिखेंगे,
यहाँ पर आपके पास अगर आप देखें कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना। तो कॉस ए माइनस कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी बाई 2। सिमिलरली अगर आप नीचे लिखें साइन ए प्लस बी का तो कितना हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2। ओके, अब हमें यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देना है। तो रखो वैल्यू कितना आ गया -2 ए प्लस बी मतलब 40 प्लस 140 कितना हो गया 180/2। तो आप लिख देंगे इसे 180/2। यहाँ पर अगेन साइन 40 माइनस 140 इज वॉट -100, तो -100/2। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर आप इसको क्या लिखोगे 2 साइन 80 प्लस 20 इज वॉट 100/2 एंड यहाँ पर आपका कॉस 80 माइनस 20 मतलब 60/2। ओके, तो अगर आप देखो ये माइनस और ये माइनस, साइन माइनस थीटा इज वॉट माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हुआ साइन 90 और ये कितना हो गया कॉस 30। तो साइन 90 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू हमें लिखनी है। साइन 90 की वैल्यू इज 1 एंड कॉस 30 की वैल्यू इज वॉट √3/2। सो यू कैन से कि 2/√3 इज आंसर, और यू कैन से कि आप इसे रैशनलाइज कर देंगे तो 2√3/3 भी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्री ऑफ दिस। इसकी मुझे डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होता है बच्चे, ऑर्डर की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम ऑर्डर की मैक्सिमम जो पावर आएगी वही हमारी क्या होती है डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम ऑर्डर देखो तो कितना है 2, इसकी डिग्री यहाँ पर अगर हम सिंपली देखें तो 1 आ रही है। बट हमें पता है कि जब भी हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है तभी हम डिग्री बता सकते हैं। तो पावर में 3/2 इज नॉट पॉलिनोमियल, सो मुझे इसे हटाना पड़ेगा। इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर ले लो। अगर दोनों साइड स्क्वायर ले लोगे तो ये बचेगा 3 और ये कितना हो जाएगा आपका d2y/dx² का पावर 2। नाउ बताओ इसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम ऑर्डर की पावर इज 2, तो आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx यू ऑल रिमेंबर दिस कि क्या फॉर्मूला होता है इसका, log ऑफ sin x प्लस सी। सो दिस वुड बी इट्स करेक्ट आंसर। तो आपको इंटीग्रेशन सभी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सबके याद होने चाहिए। चलो अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -2 से 2 इसका। अगर आपके पास मॉड्यूलस फंक्शन है तो मॉड्यूलस फंक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन कैन बी रिटन एज -x एंड x वेयर x इज लेस देन 0, यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ मैं -x लिख सकती हूँ कब, जब ये -2 से लेके 0 तक हो वैल्यू, प्लस में आप +x लिख सकते हो कब, जब ये 0 से लेके 2 तक हो वैल्यू। तो अब क्या रहो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया x²/2, ठीक है, डिवाइड यहाँ पर आपका 2 से लेके 0 प्लस ये भी आपका x²/2 और ये कहाँ से लेके 0 से लेके 2 तक। नाउ पुट द वैल्यू। अगर आप यहाँ पर 0 रखते हैं तो आपके पास कितना आएगा 0/2 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ये कितना आ गया 4/2 प्लस इसका आंसर भी कितना 4/2 माइनस 0/2, तो आंसर कितना हो गया 2 + 2 4। सो 4 वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस। अगर हमें मॉड्यूलस बताना है किसी z = x + i/y, अगर ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मुझे मॉड्यूलस बताना है तो दैट वुड बी इक्वल टू x² + y²। नाउ वी नो वन मोर फॉर्मूला दैट इज z1/z2 का अगर मैं होल मॉड्यूलस निकालूं दिस वुड बी इक्वल टू z1 का मॉड्यूलस अपॉन z2 का मॉड्यूलस। ओके, सो यही फॉर्मूला यहाँ लगाना है। 1/1 - 2 आयोटा का कंप्लीट मॉड्यूलस चाहिए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 का मॉड्यूलस अपॉन 1 - 2 आयोटा का मॉड्यूलस। तो 1 का मॉड्यूलस 1 हो गया और इसका मॉड्यूलस कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो आप बोल देंगे 1/√5 इज द करेक्ट आंसर। 1/√5 विल बी द करेक्ट आंसर। दिस विल बी द मॉड्यूलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी मुझे वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो tan 1a प्लस tan 1b बन रहा है। tan 1a प्लस tan 1b क्या फॉर्मूला होता है इसका, होता है tan 1a प्लस b अपॉन 1 - ab, यही फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई कर देना है।
कॉस ऑफ tan इनवर्स a कितना है आपका 1/4 प्लस b कितना है 3/5 अपॉन 1 माइनस 1/4 इंटू 3/5। नाउ सॉल्व इट। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका 5 प्लस 4 3 जा 12/20 और यहाँ आ जाएगा 20 माइनस 3/20। तो दिस इज कैंसिल 25 प्लस 12 इज 17 एंड 20 माइनस 3 इज ऑल्सो 17। तो ये भी कैंसिल, तो 1 1 बच गया। तो आपके पास कितना बचा, कॉस ऑफ tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू इज व्हाट π/4, तो यहाँ π/4 लिख दो। cos π/4 की वैल्यू इज व्हाट 1/√2। सो 1/√2 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड log of x dx। मुझे ये बताना है फाइंड log of x dx। तो इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो हम क्या करते हैं 1 इंटू लॉग एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब आपको आईलेट पता है, आईलेट के थ्रू हम बताते हैं कि हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है, सेकंड क्या है। तो अगर आप देखो लॉगरिथम फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन एंड अलजेब्रिक फंक्शन इज सेकंड फंक्शन, राइट। तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन बोलूंगी, इसे सेकंड फंक्शन बोलूंगी। तो अगर आपका x इंटू वाई डी एक्स ये है तो आप इसको कैसे लिखते हैं, x इधर y का इंटीग्रेशन प्लस में आपका यहाँ माइनस होता है, दिस इज माइनस में आपका x का डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ y dx का होल इंटीग्रेशन। हेयर एक्स वाई की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, एक्स वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, यू वी भी हो सकता है। तो हमें बस ये फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट वाले को हमने लिख दिया बाहर, दैट इज लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, लॉग एक्स का, इंटू में इंटीग्रेशन 1 का करोगे एंड देन इज कंप्लीट का इंटीग्रेशन। चलो 1 का इंटीग्रेशन इज व्हाट x, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x आ गया माइनस log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x एंड यहाँ 1 का इंटीग्रेशन अगेन x एंड इस पूरे का इंटीग्रेशन। नाउ x x कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा यहाँ 1। आप क्या लिख सकते हैं x log x माइनस x प्लस सी। सो log x का इंटीग्रेशन वुड बी x log x माइनस x प्लस सी। चलो अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रियल पार्ट ऑफ 3 माइनस √-4। सो इसका अगर मुझे रियल पार्ट बताना है तो कैसे बताएंगे, देखो आप इस -4 को क्या ये लिख सकते हैं -1 इंटू 4 एंड दिस -1 इज इक्वल टू आयोटा। सो रियल पार्ट क्या होता है, अगर ये z है तो z में ये रियल पार्ट होता है, आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट होता है हमारे पास, राइट। तो रियल पार्ट आपका कितना हो गया, रियल पार्ट वुड बी इक्वल टू 3। तो आप क्या कह देंगे, आंसर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। फाइंड द रेंज ऑफ मॉड्यूलस x। मुझे इसकी रेंज बतानी है। चलो रेंज क्या होता है, अगर ये मैं fx के इक्वल मान लूँ तो रेंज वुड बी द वैल्यू ऑफ fx की जो भी वैल्यूज आएंगी वो मेरा रेंज होगा। मुझे बताओ क्या fx की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ सकती है, नहीं, क्योंकि ये आपका मॉड्यूलस x है। मॉड्यूलस x एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर अगर आप कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। सो आप क्या कहेंगे कि fx जो है आपका, आप x की कुछ भी वैल्यू डालो तो fx वुड ऑलवेज बी इक्वल टू r पॉजिटिव, मतलब रियल नंबर ही आंसर आएगा और पॉजिटिव में साथ में जीरो भी आएगा, जीरो भी आपका रियल नंबर के अंदर ही है, पॉजिटिव रियल नंबर बोलते हैं आप उसे, तो रियल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसका रेंज क्या हो गया, रियल पॉजिटिव। और यू कैन सी कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है आपकी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मुझे ये बताओ a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो दैट वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। प्लस में ये मैक्सिमम वैल्यू होती है एंड मिनिमम वैल्यू अगर बतानी हो तो क्या होती है, माइनस ऑफ √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो अब इसको इससे कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू भी 1, तो मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम कितना हो गया, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √2। सो √2 वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास आयोटा 5 प्लस आयोटा 6 प्लस आयोटा 7 इक्वल टू 3x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 इक्वल टू 3x है। आयोटा की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा इक्वल टू आयोटा की पावर 5। सी हियर आयोटा की पावर 5 को आप आयोटा 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं एंड आयोटा 4 1 होता है तो आंसर कितना आ गया, आयोटा। सिमिलरली आप इसको आयोटा की पावर 2 लिख सकते हैं,
इसे आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं। अब आयोटा की पावर 2 इज -1 एंड आयोटा की पावर 3 इज माइनस आयोटा। तो अगर आप देखें तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो -1 इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। सो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका, there are 12 points on a plane in which 3 points are collinear, then find the number of triangles that can be formed by connecting the points in all possible way। मुझे बताओ ट्राइंगल कितने पॉइंट से बनता है? 3 पॉइंट से। हमें ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए। हमारे पास टोटल कितने पॉइंट है? 12, जिसमें से 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए। तो जो कोलिनियर पॉइंट है उससे तो ट्राइंगल हम बना नहीं सकते, तो क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे टोटल ट्राइंगल बना कैसे कितने सकते हैं। तो 12 में से मुझे कितने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं? 3। एक ट्राइंगल को बनाने के लिए 3 कोई से भी 3 पॉइंट चाहिए, लेकिन इसमें से आप उन पॉइंट्स को माइनस कर दोगे जो कोलिनियर है। तो 3 में से 3 पॉइंट आप सेलेक्ट करोगे कोलिनियर माइनस। 12 से 3 को सॉल्व करो, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 इज 9 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो सी हियर 12 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो? 12 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू में आपका कितना 9 फैक्टोरियल माइनस में आपका यहाँ कितना है 1 है, ठीक है ना। दिस इज -1 ना। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12 एंड 2 से ये कट गया तो 2 आ गया। कितना आ गया? 220 माइनस 1, तो आंसर कितना हो गया? 219। सो 219 ट्राइंगल्स आर पॉसिबल बाय कनेक्टिंग ऑल दीज पॉइंट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ y इक्वल टू cx प्लस a अपॉन c देन फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ जब भी हमें ऑर्डर बोले डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस तरह दी हुई है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं। तो कितने हैं नंबर ऑफ कांस्टेंट? अगर आप देखो तो एक कांस्टेंट आपका c है और एक कांस्टेंट आपका कितना है? a है। तो हमारे पास टोटल 2 कांस्टेंट है। 2 कांस्टेंट है मतलब ऑर्डर, जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट ऑर्डर उतना ही होता है। तो ऑर्डर वुड बी 2। सो ऑर्डर कितना होता है? किसके बराबर? नंबर ऑफ कांस्टेंट के बराबर होता है। तो आपको इसके लिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जितने आपके कांस्टेंट होंगे उतने ही आपका ऑर्डर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3 4, log 4 5, log 5 6, log 6 7, log 7 8, log 8 9। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो आप इसे कैसे लिख सकते हो। अगर यहाँ पर आपका log a b लिखा है तो आप इसे क्या लिखते हैं? log b अपॉन log a लिखते हैं, राइट। सो यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज करनी है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? log 4 अपॉन log 3 इनटू में अगले वाले को आप क्या लिख सकते हैं? log 5 अपॉन log 4। नेक्स्ट वाले को आप लिख सकते हैं log 6 अपॉन log 5। उससे नेक्स्ट वाले को आप क्या लिख सकते हैं? log 7 अपॉन log 6। ना उससे नेक्स्ट वाला log 8 अपॉन log 7 एंड द लास्ट वन वॉज log 9 अपॉन log 8। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली टर्म आपकी, सी दिस, ये टर्म आपकी इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, दिस टर्म कैंसिल बाय दिस, ये आपस में कैंसिल हो गई। क्या बचा आपके पास? बचा log 9 अपॉन log 3। सो सी, अगर मैं log 9 को लिखूं तो log 9 कैन बी रिटन एज log 3 की पावर 2 एंड हेयर log 3। तो log a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, log m रेज टू पावर n इक्वल टू व्हाट? n log m। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 log 3 अपॉन log 3। तो log 3 आपका हो गया कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 2। सो 2 वुड बी योर करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज, इफ 2 dice are thrown together then what is the probability of getting a sum more than or equal to 7। अगर 2 डाइस को आप एक साथ फेंकते हैं तो बताओ सम का 7 या 7 से ज्यादा आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर 2 डाइस हैं तो टोटल आउटकम कितनी हो गई? टोटल आउटकम वुड बी 6 स्क्वायर, क्योंकि एक डाइस में 6 आउटकम होती है तो 6 स्क्वायर दैट इज 36। अब मुझे बताओ जब भी 7 आता है, 7 कहाँ आता है? डाइस के डायगोनल सम। डाइस का डायगोनल सम वुड बी कितना आपका? 7। जहां पर आपके कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 6 होता है, 2 5 होता है, 3 4 होता है, ठीक है, 4 3 होता है, 5 2 होता है एंड 1 6 होता है। ठीक, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं डाइस के। 2 डाइस का अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो ये आपके डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल से ऊपर जो है वो सम हमेशा 7 से छोटा रहेगा, डायगोनल से नीचे आपका सम हमेशा 7 से बड़ा रहेगा। टोटल आपके कितने एलिमेंट है? 36, जिसमें से 6 एलिमेंट यहाँ हो गए। तो डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट? डायगोनल, ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर 15 एलिमेंट और डायगोनल के नीचे 15 एलिमेंट और ये 6 एलिमेंट, टोटल बनता है आपके 30 एलिमेंट। तो डायगोनल के ऊपर सम कितना?
लेस देन आपका 7, डायगोनल के ऊपर अगर आप सम देखेंगे तो वो होगा आपका लेस देन 7, सम वुड बी लेस देन 7, और अगर यहाँ देखेंगे तो सम वुड बी ग्रेटर देन 7, तो और यहाँ पर 7 भी बोल रहा है कि इक्वल टू 7 भी होना चाहिए, तो 15 + 6, तो 15 + 6 कितना हो गया आपका, एंड डिवाइड बाय 36, तो यही हो गया आपका 21/36, तो आप लिख देंगे कि 7/12 वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ आ गई ये बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी वेज टू फॉर्म बीट विंग विद 8 पर्ल्स, ये विद है, दिस इज विद 8 पर्ल्स। अगर हमारे पास 8 मोती हैं तो उससे कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं। देखो कैसे बनाएंगे, मालाएं बनाने के लिए मतलब आपके पास अगर 8 मोती हैं तो आप ऐसे समझो, ये आपकी एक माला बनी, इसके अंदर 8 मोती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरह से हैं। तो जब माला बनाते हैं तो क्या होगा, ये आपकी इधर से भी सेम बनेगी और इधर से भी सेम बनेगी। तो मालाएं बनाने के लिए वैसे तो आपके पास n-1 फैक्टोरियल होता है, एंड क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, दोनों साइड से सेम है, तो दो सेम चीजें आएंगी, तो डिवाइड बाय आप क्या कर देंगे 2, तो आपके पास क्या आया आंसर 8-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, तो आ गया 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। सो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी हियर, if n a = 5 and n b = 3 then find the possible number of relations। तो possible number of relations कितने हो सकते हैं हमें ये बताना है। अगर मेरे पास a और b दो सेट हैं तो उनके रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 2⁻mn, where m = number of element in a and n = number of element in b। तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कितने दिए 5 और इसमें कितने b में 3, तो टोटल कितना आ गया 2⁻15। सो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ -π/2 से π/2 sin x dx। सी हियर, अगर आपके पास -π/2 से π/2 fx dx दिया हुआ है एंड अगर आपका फंक्शन ऑड है तो आंसर क्या आता है आपका 0। फंक्शन ऑड है तो आंसर 0। अब फंक्शन ऑड होने का क्या मतलब है कि अगर आपका f ऑफ -x = -f(x) हो जाता है तो इसका मतलब आपका फंक्शन ऑड है। चलो मेरे पास फंक्शन क्या है, fx = sin x। अब आप निकालो यहाँ से f ऑफ -x इक्वल टू कितना आ गया sin ऑफ -x, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin x, एंड ये किसके बराबर आ गया माइनस ऑफ fx। तो इसका मतलब ऑड की कंडीशन ट्रू हो गई, तो आंसर क्या हो गया 0। तो जितने भी ऑड फंक्शन है उनके लिए हमें वी नीड नॉट टू सॉल्व द इक्वेशन, वी कैन डायरेक्टली राइट कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इफ x² = -8y इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला देन फाइंड द इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनानी है। तो x² = -8y है, तो इसका पहले तो ग्राफ कैसा बनेगा, दिस ग्राफ वुड बी लाइक दिस। ये हो गया आपका x² - 8y। अब जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो आपकी किस तरह बनती है, ये आपका दिया हुआ है x² = 4a - 4ay आपकी इक्वेशन होती है, उससे कंपेयर करो तो 4a = आपका कितना है 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी वो यहाँ पे कहीं सेंटर आपका कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर y = आपकी क्या बनेगी 2 बनेगी। डायरेक्ट्रिक्स क्या बन गई, y = आपकी 2 बन जाएगी। सो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मेजर कलसी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। चलिए अपने डिफेंस के सपने को साकार करने के लिए एक और मॉडल पेपर का अभ्यास करते हैं और उसको अभ्यास को मजबूत करते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं बेटा। जैसे पहला प्रश्न हमारे आंखों के सामने है कि द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, ऑप्शन है हमारे पास द अर्थ एंड द सन, द अर्थ एंड द मून, द जुपिटर एंड द सन एंड द प्लूटो एंड द सन। ओके, एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी होती है, तो हमें अच्छे से पता होता है कि एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। ऑलराइट, तो हमारा आंसर बेटा क्या होगा, इसमें फर्स्ट पार्ट होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। द रिजल्टेंट ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 2 है, the resultant of the two vector having a magnitude 2 and 3 is 1, what is their cross product। हमें क्रॉस प्रोडक्ट की बात करनी है, एक सदिश गुणनफल हमें बताना होगा। तो मेरी बात ध्यान सुनिए कि अगर हम थोड़ा सा सोचें कि रिजल्टेंट हमें दिया हुआ है 1 दे रखा है और
दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड है 2 और 3, तो हम एक फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं बेटा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हम बात अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 2 है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 प्लस 2 2 3 6 2 12, तो हमारे यहाँ कितना आ जाएगा 12 कॉस थीटा। तो यहाँ पे बेटा 1 माइनस 13 कितना हो जाएगा -12 इक्वल टू 12 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 आएगा। अगर कॉस थीटा बेटा -1 आ रहा है, अगर कॉस थीटा -1 आ रहा है, तो आप मेरी बात समझिए, तो थीटा कितना होगा, थीटा यहाँ पे होगा 180 डिग्री यानी पाई, और ए क्रॉस बी यानी अगर हम बात करना है तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, अदिश सदिश गुणनफल की बात करनी, यानी क्या होगा बेटा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो थीटा हमारा कितना हो गया 180 हो गया, थीटा 180 हो गया तो कितना आ जाएगा साइन 180 0 होगा, तो हमारा आंसर लास्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, हमसे कह रहा है कि व्यक्ति ए से बी जा रहा है, ठीक है, और 2 सेकंड में पहुंच जाता है, तो उसके वेग और चाल के परिमाण का अनुपात बताना है। तो ठीक है, अगर एक व्यक्ति है तो वेग हमारा क्या होता है विस्थापन बटे समय होता है। अगर वेग हमारा विस्थापन बटे समय होगा तो विस्थापन कितना होगा 2 मीटर, और समय कितना लग रहा है 2 सेकंड लग रहा है, आंसर आ गया 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं चाल की, बात कर लेते हैं। चाल क्या होता है दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, सेम सर्किल है, ये सेमी सर्किल है, तो क्या होगा पाई इंटू आर, त्रिज्या 1 हो गई यानी पाई इंटू आर, समय कितना लग रहेगा 2, यानी कितना आ रहा है बेटा पाई बाय 2। हमें क्वेश्चन ने बताना है वेग और चाल का अनुपात बताना है, तो अगर हमें वेग और चाल का अनुपात बताना है तो वेग और ये लिखा हुआ है, ठीक है, वेग और चाल। तो बेटा वेग हमारा कितना है 1 है, चाल कितनी है पाई बाय 2 है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 2 बटे पाई आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ए होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है 6 i कैप प्लस 8 j कैप दे रखा है, और हॉरिजॉन्टल रेंज हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है तो एक बात आप समझ लीजिए कि हमें u cos थीटा दे रखा है 6 और u sin थीटा दिया हुआ है 8। ठीक है, तो बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज का सूत्र क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज का सूत्र होता है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होता है। तो साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हो 2 साइन थीटा cos थीटा लिख सकते हो, तो r बराबर कितना आएगा बेटा 2 टाइम्स, देखिए ऐसे लिख सकते हैं u साइन थीटा इंटू u cos थीटा बटे g। तो u साइन थीटा हमें पता है 8 दे रखा है, u cos थीटा 6 दे रखा है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, g हम 10 ले लेंगे, तो हमारा आंसर 9.6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए बेटा। हाँ, एक क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आते हुए गेंद को पीछे की ओर हाथ करते हुए खींचे पकड़ता है, हाथ को खींचते हुए पकड़ता है। तो इस ऐसा क्यों करता है, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक बॉल अगर हम कैच करना हो तो बॉल को हम ऐसे बैक साइड लेते हैं, यानी हाथ को पीछे इसलिए करते हैं ताकि गेंद एक न्यूनतम बल उत्पन्न कर सके हमारे हाथ के ऊपर, और इससे हमारा हाथ में चोट लगने से बच जाए, ताकि वो गेंद एक न्यूनतम बल उत्पन्न करती है। द बॉल कैन एक्सर्ट अ लेसर फोर्स। ठीक है, तो इसका आंसर लास्ट पार्ट होगा। कॉमन सेंस क्वेश्चन था ये, और प्रैक्टिकल है ये, ऐसा सब भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए तो उसकी हमें पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। तो देखो मोमेंटम p बराबर mv होता है, और काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो mv बराबर कितना होगा बेटा 1/2 mv स्क्वायर, m से m कट गया, v से v कट गया, तो v बराबर कितना आ गया बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ फ्लाई व्हील ऑफ मोटर इज मूविंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 40 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, कम्स टू रेस्ट इन अ 5 सेकेंड। तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन को क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। तो बेटा एक फॉर्मूला हमें पता होता है ओमेगा इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अगर वो
फ्लाई व्हील रुक रहा है तो फाइनल कितना होगा 0। ओमेगा नॉट कितना दे रखा है 40 दिया हुआ है, ठीक है। कितने सेकंड में रुक रहा है 5 सेकंड में रुक रहा है, यानी 5 अल्फा हो गया। तो बेटा अल्फा यहाँ से कितना आएगा -40/5, यानी आंसर कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, -8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द मास ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 6 kg, इट्स मास ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 किलो है तो चांद पर कितना होगा, ठीक है, मून पर कितना होगा, चंद्रमा पर कितना होगा। तो भैया मास तो कभी बदलता ही नहीं है, मास अगर चेंज ही नहीं होता है तो इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट, ठीक है। वेट बदलता है, ग्रेविटी अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। ओके, W भार के एक लोहे की मेज को 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में डुबाने पर W1 भार आता है। यदि गेंद का भार, ठीक है, 54 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में W2 आता है तो क्या संबंध होगा। देखिए, एक जैसे लोहे की गेंद दे रखी है, एन आयरन बॉल ऑफ वेट W1, देखिए उसका वेट W है, उसको पानी में डुबो दिया गया, ये वेट W है और उसको पानी में डुबो दिया गया। अगर उसको पानी में डुबो दिया गया है, ठीक है, तो हमें बात करनी है W1 और W2 की बात करनी है, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका भार कितना आता है बेटा, W1 आता है। समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा इस चीज को। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अच्छा, ऊपर एक बल लगेगा, ये पानी लगा रहा होगा, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो इस पे जो टोटल अगर हम W1 की बात करें तो W1 कितना होगा बेटा, mg माइनस आयरन की बॉल है तो नीचे की ओर रहेगी mg माइनस fb, और fb क्या होगा हमारा, रो vg होगा, mg रो vg, ठीक है। तो बात सुनो, रो क्या है हमारा, घनत्व है। रो अगर हमारा पानी घनत्व है तो हम बात अच्छे तरह जानते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। द वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसका मतलब W1 कम होगा एज कंपेयर टू W2। क्या बात समझ में आता है, ये वैल्यू बढ़ गई तो वैल्यू ज्यादा घट जाएगी, तो W1 छोटा हो जाएगा, W2 बड़ा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है बेटा ये पार्ट। क्या बात समझ में आती है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, the velocity of efflux of a liquid through an orifice in the bottom of the tank does not depend upon। तो बेटा साइज ऑफ orifice, height of liquid, acceleration due to gravity, none of the above। तो जब भी पानी निकलता है किसी orifice से तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर √2gh। उसमें कहीं पे भी साइज की बात ही नहीं करते हैं। तो किस पे डिपेंड नहीं होता है, ये पार्ट पे डिपेंड नहीं होता है। ओके, when oil float on a water, the surface tension of a water vanishes immediately, decreases consider, increases consider and remains unaffected। तो जब तेल पानी पे तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है, ये बात याद रखेंगे हम, ठीक है। जब भी तेल पानी पे तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टू सरफेस ऑफ द सेम मेटल हैव रेडियाई इन द रेशियो 1:2, देयर हीट कैपेसिटी पूछ रहा है आपसे, ऊष्माधारिता पूछी जा रही है। तो ऊष्माधारिता का एक सूत्र हमें पता होता है, C बराबर होता है m/s, ऐसा हमारी विशिष्ट ऊष्मा है। तो m को लिख सकते हैं 4/3 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो C1 की अगर हम बात कर रहे हैं 4/3 पाई r1³ s, और C2 बेटा कितना होगा 4/3 पाई r2³ s। दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, तो C1/C2 कितना आ जाएगा, r1/r2 का क्यूब। तो बेटा r1/r2 है कितना, 1/2 है, तो 1/2 का क्यूब कितना होगा, 1/8। तो इसका सही आंसर लास्ट पार्ट है। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था। थर्मोकपल इज अ डिवाइस टू मेजर, थर्मोकपल क्या मेजर करता है, ताप युग्म उपकरण, उसके नाम में ही है, किसको मेजर करेगा, तापमान को मेजर करता है, टेम्परेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन, फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो आरएमएस वेलोसिटी का पहले तो सबसे पहली बात फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। आरएमएस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है Vrms यानी रूट मीन स्क्वायर, होता है √3RT/m, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड कर दें, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये आएगा √ मास ऑफ हाइड्रोजन बटे मास ऑफ ऑक्सीजन। बट हाइड्रोजन का कितना मास लेंगे, 2 लेंगे, ऑक्सीजन कितना लेंगे, द्रव्यमान 32 ले लेंगे। तो 2/32 1/16 और √1/16 यानी कितना होता है, 1/4 होता है। तो इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। इन विच ऑफ द प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम
रिमेन्स कांस्टेंट। कौन से प्रोसेस में हमारी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है? तो हमें अच्छे से पता होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट आएगा, डी पार्ट आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। हाउ विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वेरी व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू बॉटम ऑफ अ डीप ऑफ माइन? अगर हम किसी पेंडुलम को अर्थ के सरफेस से उसके गहराई में लेते जाएंगे तो ग्रेविटी घटती जाती है। अगर ग्रेविटी घटती जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, t = 2.L/g से। और अगर टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा तो फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी हमारी घटती चली जाएगी। तो इसका आंसर हमारा आएगा बी पार्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बेटा। 510 मीटर की दूरी पर ए और बी दो पहाड़ हैं और पहाड़ों के मध्य एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो एक ताली बजा देता है। ठीक है, तो उसे 1 सेकंड या तो 2 सेकंड की समाप्ति पर 2 प्रतिध्वनियां सुनाई दे पड़ती है, तो वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी पूछ रहा है। चलिए मान लेते हैं ये 2 पहाड़ हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है। चलो खड़ा कर देते हैं भाई। ठीक है, तो मान लीजिए ये इस पहाड़ से इसकी दूरी डी है और इस पहाड़ से इसकी दूरी कितनी ले लेते हैं? 510 - डी। ठीक है भैया, ठीक है। तो यहाँ से मान लो 1 सेकंड पे आवाज सुनाई देती है उसे, तो 1 सेकंड पे आवाज सुनाई दे रही है यहाँ से, यहाँ मतलब 1 सेकंड, मतलब यहाँ से उसने ताली बजाई तो यहाँ से आवाज गई, इससे स्ट्राइक करेगी, वापस इसके पास आई, यानी कुल दूरी कितनी तय की उसने? 2d तय की। तो चाल बराबर दूरी बटे समय लगाएंगे, v = 2d। कितना समय लग रहा है उसे? 1 सेकंड। तो v = 2d, तो यहाँ से d का मान कितना आ जाएगा बेटा? v/2। अब इसमें देखो, इसमें भी आवाज यहाँ गई, इससे स्ट्राइक किया, वापस इसके पास आ गई, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 2 टाइम्स 510 - d बटे समय कितना लग रहा है? 2 सेकंड लग रहा है, 2 से 2 कट जाएगा। हमें v बताना है, d का मान v/2 यहाँ पे रख देंगे हम, तो v बराबर बेटा 510 - v/2 होगा, तो कितना आ जाएगा ये? 3v/2। 3v/2 बराबर कितना आएगा? 510। कितना आ गया बेटा? यहाँ से अगर ध्यान से देखिए तो 170 और 170 2 चला जाएगा, तो v हमारा आएगा 340 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा बेटा 340 बी पार्ट। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। बस याद रखना कि अगर आवाज यहां जाती तो वापस भी आती है, तो कुल दूरी हम 2d ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिक्रीजेस एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिक्रीजेस एज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिक्रीजेस एज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ डिस्टेंस, इट डज नॉट चेंज। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो हमारा होता है 1/4πε0 इंटू q/r² होता है, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होती है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन 19 देखिए, a number of charged liquid drop collapse which one of the following quantity does not change। तो कुछ आवेशित बूंदें जब जुड़ती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो आवेश हमारा अपरिवर्तित रहता है, यानी आंसर चार्ज होगा ये पार्ट। बेटा अगला क्वेश्चन है, धातु के तार के 2 टुकड़े जिनकी लंबाई तथा आयतन समान है हवा में रखे गए हैं, तो जिनके प्रतिरोध अलग अलग है, तो दोनों तारों में क्या होना चाहिए? अलग अलग अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अलग अलग तापमान, अलग अलग पदार्थ या समान घनत्व। अगर दोनों का तार का प्रतिरोध अलग अलग है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों का मटेरियल यानी पदार्थ अलग अलग होगा, रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, तो इसका आंसर होगा बेटा सी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, जब परिपथ के तार आपस में चिपक जाते हैं यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वैद्युत परिपथ में जो बहने वाली धारा ये हमें पता होना चाहिए कि तत्कालिक रूप से यानी अचानक से वो बढ़ जाती है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो इंक्रीजेस इंस्टेंटेनियसली, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए बेटा, जब ड्यूटेरियम तथा हीलियम को एक साथ किसी त्वरक क्षेत्र में रखा जाता है, ड्यूटेरियम और हीलियम दोनों धनावेशित हैं, ठीक है, दोनों समान ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ड्यूटेरियम तेजी से गति करता है, त्वरित होता है, हीलियम तेजी से त्वरित होता है, या इनमें से कोई त्वरित? बेटा दोनों ही धनावेशित है, दोनों ही त्वरित नहीं होंगे, तो इसका आंसर लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को 200 वोल्ट लाइन पे ऑपरेट कर रहे हैं तो द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू द सेकेंडरी टर्न्स बताना है। 1:5 दिया हुआ है,
तो देन आउटपुट वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब बात समझो ध्यान से कि एक फॉर्मूला में पता होता है E1 अपॉन E2 बराबर N1 अपॉन N2। ठीक है, तो E1 हमें दे रखा है यहाँ पे 200 वोल्ट दे रखा है, E2 ठीक है, N1 दे रखा है 1/5 दे रखा है, तो बेटा यहाँ पे E2 कितना आ जाएगा 1000 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When red glass is heated in a dark room, ठीक है, जब लाल गिलास को अंधेरे कमरे में गर्म किया जाता है तो ये दिखाई देगा बेटा, ये हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, ये किसकी तरह दिखाई देगा हमें? ये हरे रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, एक मिरर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ यूनिट मैग्निफिकेशन, इट्स नेचर इज, एक दर्पण एकांक प्रवर्धन का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो इसकी प्रकृति क्या होती है बेटा? तो इसकी प्रकृति अवतल होती है। इसका आंसर ए पार्ट होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं हमने जितने क्वेश्चन किए ये आपके पेपर में मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं प्रांजलि पांडे, इंग्लिश फैकल्टी फ्रॉम मेजर कल्सी क्लासेस। जैसे कि आपको पता है हम डेली बेसिस पे आपके लिए अलग अलग कोर्सेज का मॉडल पेपर लाते रहे हैं, तो आज ये मॉडल पेपर है एयरफोर्स का। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। I don't remember exactly when did I go to Shimla last year। अब आप देख सकते हैं when did I go, ये जो आपका सेंटेंस है ये सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का है। सो when did I go ना होके क्या हो जाएगा when I went to Shimla last year। Next question is, no student in this class is as hardworking and sincere as Harish। अब यहाँ पे क्योंकि बच्चों के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो हम नो स्टूडेंट की जगह क्या लिखेंगे, नो अदर स्टूडेंट। राइट, नो अदर स्टूडेंट इन दिस क्लास, कोई दूसरा बच्चा इस क्लास में नहीं है जो एज हार्डवर्किंग और सिंसियर हरीश के जैसे। For a movie to interest me, it must have the most unique plot and tell a story I have not heard। Now, you know this unique word, ये जो unique word है वो अपने आप में ही क्या है, superlative sense को डिपिक्ट करता है, तो इसके आगे हमको most की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a unique plot। Right? Let's switch on to our next part, that is your spotting error। Let us go to the market and buy some commodities to cater our essential needs, shan't we। अब आप देख सकते हैं हमारा सेंटेंस है वो let us से स्टार्ट होता है। जब भी हमारा सेंटेंस let us या let's से स्टार्ट होता है तो उसका क्वेश्चन टैग जो हो जाता है वो ऑलवेज इट विल बी shall we। तो यहाँ पे shan't we की जगह पे क्या यूज हो जाएगा, shall we यूज होगा। राइट, the owner as well as his servants is honest। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे इसका यूज क्यों हुआ है। सी, जब भी हमारा सेंटेंस, जब भी हमारे दो नाउन एक कंपाउंड कंजंक्शन से ज्वाइन होते हैं तो हमेशा हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं और उसी के बेसिस में हमारा वर्ब भी आएगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे ब्रॉट अप मैनी पॉलिसीज इन द कंपनी टू बी ट्रेंड द एम्प्लॉयज एंड रेक्टिफाई द मिस्टेक्स। देखिए यहाँ पे टू बी ट्रेंड मतलब वो खुद को ट्रेन नहीं करने वाले हैं, वो एम्प्लॉयज को ट्रेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे टू बी ट्रेंड की जगह क्या आ जाएगा, टू ट्रेन द एम्प्लॉयज। राइट, नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। नो वन वॉज परफेक्ट। अगेन हमारा ये नो वन कौन सा प्रोनाउन हो जाता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, और ये आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर दे। ये पता है आपको कि जब भी इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज होता है तो उस केस में हमारा जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें हम प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Many of the advances of civilization have been conceived by young people just on the dash of adulthood। young people की बात हो रही है, राइट, तो young people की just beginning of adulthood। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि उनकी जो शुरुआती जर्नी थी adulthood की, तो शुरुआती जर्नी का मतलब क्या हो जाता है, थ्रेशहोल्ड, मतलब किसी चीज़ का शुरुआत होना। नेक्स्ट, एप्पल्स आर सोल्ड बाय डजन। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल हम यूज करेंगे, बाय अ डजन। राइट, नेक्स्ट वी हैव इज द सिनोनिम्स। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है, इमेंसिपेट का मतलब होता है आज़ाद कर देना, फ्री कर देना।
राइट। लिफ्ट का मतलब क्या होता है? उठाना। राइज मतलब भी उठना, और रेस का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ को रेस करना, उठाना। सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? लिबरेट। लिबरेट मीन्स टू फ्री समवन, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज forswear। forswear का मतलब होता है शपथ पूर्वक त्यागना, किसी चीज़ को गिव कर देना, गिव अप कर देना। स्वेयर का मतलब होता है शपथ लेना, ओथ का मतलब भी शपथ होता है, अब्यूज का मतलब होता है किसी को गलत गंदी चीज़ें बोलना। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? forsake। forsake का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना। लेट्स मूव ओवर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is rational। rational का मतलब होता है कोई चीज़ जो तर्क संगत बात की गई हो, ठीक है, जिसमें कोई लॉजिक हो, एक लॉजिकल बात की गई हो। सो आवर आंसर विल बी लॉजिकल। नेक्स्ट वी हैव इज द एंटोनिम्स। पहला एंटोनिम है हमारा chaotic। chaotic का मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त होना, कोई चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो, राइट। सो व्हाट आर इट्स ऑप्शन? haphazard, ऑर्गेनाइज्ड, चार्मिंग एंड करिस्मेटिक। देखिए ये पता है सबको कि ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या होता है? एक तरीके से काम करना, राइट। सो व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ chaotic? ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट वी हैव इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, लिबरेशन, ये सब इसके क्या है? सिनोनिम्स हैं। बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? बॉन्डेज का मतलब होता है बाधित करना किसी को। सो व्हाट विल बी द आंसर? बॉन्डेज। लेट्स मूव ओवर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सावधानी पूर्वक काम करना, और इसके ऑप्शंस क्या है हमारे? अनरीजनेबल। अनरीजनेबल मीन्स इलॉजिकल। केयरफुल मतलब सावधान से काम करना, दैट इज द सिनोनिम ऑफ कॉशियस। इलॉजिकल, इलॉजिकल, अनरीजनेबल, दे आर द सिनोनिम्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाही से काम करना, लापरवाह होना। सो व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ कॉशियस? रेकलेस। सो नेक्स्ट वी हैव इज आवर कॉम्प्रिहेंशन। Because goldfish can be kept easily in small ponds and aquariums, they make good pets. They must have proper care and the right kind, यहाँ पे and हो जाएगा, and the right kind of place to live. A 2-inch fish requires a minimum of 2 gallons of water containing sufficient oxygen to support life. Some oxygen will make its way into the water of an aquarium from the air that touches the surface. Plants in an aquarium also help to furnish oxygen. Snails help to keep an aquarium clean. Thus, with plenty of plants and snails, the water in an aquarium does not have to be changed frequently. A large lake may prove to be a quite unsuitable abode for goldfish. It is important that goldfish should not be overfed. They can be fed with such things such as dried insects in addition to commercially prepared, यहाँ पे prepared नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा prepared, ठीक है, यहाँ पे prepared होगा। goldfish food, but the food should never be fed more than once a day. Even then they should not be given more food than can be consumed in about 5 minutes. This ensures prolonged life. Now let's see what are our questions. अब हम अपने questions की तरफ बढ़ते हैं। पहला question है, हमारा पहला question है, which of the following statement is true? Goldfish should be given food only once a day. I think yes, ये हमारा सही आंसर होना चाहिए, बट एक बार बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। Snails eat up the goldfish in an aquarium. नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। Plants provide food to the snail. Plants do not provide food, they provide oxygen. Goldfish comes above the surface of the water to get oxygen from air. Goldfish gets oxygen from within the water only. It does not have to come on the surface of the water. So what is our correct answer? Goldfish should be given food only once a day. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। वाटर इन एन aquarium needs to be changed if there are plenty of snails and plants in it, there is no sufficient oxygen in it, it is very clean and contains sufficient oxygen, it does not contain goldfish food and dried insects. तो हमको पानी चेंज कम करना पड़ेगा जब हमारे पास sufficient oxygen नहीं होगी, तब हमको पानी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not true? Snails make the aquarium clean by eating up the goldfish? No. 2 gallons of water with sufficient oxygen is enough for 2-inch fish? Yes, this is correct. Goldfish can be made good pets? Yes, this is also correct. Plants in an aquarium provide oxygen to the goldfish? Yes, this is also correct. So कौन सा हमारा true नहीं है? A answer is not true. Snails make the aquarium clean not by eating goldfish. Okay. So हमारा next question है spelling error. अब इसमें देखना है कि हमारी कौन सी स्पेलिंग सही है।
So A1 is the correct answer. TEMPERATURE. नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेफिनेट. इसमें आपको कौन सी स्पेलिंग सही लग रही है? द करेक्ट आंसर इज DEFINITE. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर्ड टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी. तो वो कौन होता है? मर्सनरी होता है. नॉट लाइकली टू बी ईजली प्लीज्ड, जो बहुत आसानी से जिसको कंटेंट ना किया जा सके, सेटिस्फाइड ना किया जा सके. सो दैट इज योर फास्टिडियस, राइट. नेक्स्ट हमारा क्या है? वॉइस. आई कैन टीच नलिनी. नाउ अब इसमें आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है? नलिनी कैन टॉट बाय मी, नलिनी कुड बी टॉट बाय मी, नलिनी कैन बी टीच बाय मी, नलिनी कैन बी टॉट बाय मी. सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन आपको होगा वो होगा या तो बी ऑप्शन में या फिर डी ऑप्शन में. देखिए जब मोडाल्स होते हैं तो जनरली हम लोग मोडाल्स का फॉर्म चेंज ना करके उनके आगे क्या लगा देते हैं? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं. सो दिस आंसर इज करेक्ट. नलिनी कैन बी टॉट बाय मी. शी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड. What will be the correct answer? The child are looked after by her. देखिए child के बाद are तो लग ही नहीं सकता क्योंकि child तो हमारा singular noun है. The child were looked after by her. Wrong. The child is looked after by her. ये तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं क्योंकि child के बाद हमको चाहिए singular noun, right? So our answer is C. Next we have is the narration and this is the last question for the day. He said to his friend, please lend me your book. Now here, यहाँ पे वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है. So सबसे पहले हम इन ऑप्शंस में देखेंगे कि रिक्वेस्टेड कहाँ लिखा है. तो यहाँ पे तो एडवाइस है, ये हमको रिक्वेस्टेड मिल गया. देन वी हैव ऑर्डर्ड आज. तो ना तो वो एडवाइस कर रहा है, ना वो ऑर्डर कर रहा है और ना ही वो पूछ रहा है. वो सिंपली क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है. सो व्हाट विल बी द आंसर? ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेंड हिम हिज बुक. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन. आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. थैंक यू. जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज JN सिंह, फैकल्टी ऑफ GS मेजर कलसी क्लासेस. बेटा बहुत ध्यान से आप देखिए. जैसे क्वेश्चन नंबर 1, बोल्टा लेक किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री बोल्टा लेक इज सिचुएटेड. इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा? घाना, ऑप्शन ए. और इसी की कैपिटल हुआ करती है आक्रा. तो इसे आप जानते रहिए कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर जुड़ता है. मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशियन कनेक्ट्स. तो ये दोनों किसके द्वारा बेटा जुड़ते हैं? जिब्राल्टर स्ट्रेट. अर्थात आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी. इस जिब्राल्टर स्ट्रेट को आप मेडिटेरियन सी के नाम से भी आप पुकारते हैं. बेटा कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3. किस देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है? अर्थात गोल्ड कोस्ट इज ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री? तो यहाँ पर आप कहेंगे घाना. घाना का ही पुराना नाम क्या हुआ करता है? गोल्ड कोस्ट. घाना इज ए कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट. अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बेटा आप डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी पुकारते हैं. कम टू द नेक्स्ट. हैम्बर्ग किस देश में स्थित है? हैम्बर्ग इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन डी. सॉरी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. अब हम लोग देखते हैं हैम्बर्ग किस देश में स्थित है? हैम्बर्ग इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन बी जर्मनी. कम टू द नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5. श्रीरंगपट्टनम किस देश के तट पर स्थित है? तो यहाँ देश न कहें बेटा. कम टू द नेक्स्ट बेटा. श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? विच रिवर बैंक श्रीरंगपट्टनम इज सिचुएटेड? कावेरी रिवर. कावेरी रिवर को आप साउदर्न मोस्ट की गंगा भी कहते हैं. गंगा ऑफ साउदर्न मोस्ट इंडिया. और इसी कावेरी नदी पर ही श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम एवं शिव समुद्रम जैसे स्थान स्थित हुआ करते हैं. अब हम देखते हैं बेटा अगला प्रश्न. सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट सबरीमाला टेम्पल इज सिचुएटेड? ऑप्शन ए केरल. केरल में ही बेटा साइलेंट वैली भी स्थित है. कम टू द नेक्स्ट. सीजू वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट सीजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड? तो इसे आप कहेंगे ऑप्शन सी. कहां पर? मेघालय. कम टू द नेक्स्ट. नेपानगर किस राज्य में स्थित है? नेपानगर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? एमपी.
मध्य प्रदेश या क्यों फेमस है? यह अखबारी कागज के लिए मशहूर है। और एक पॉइंट बेटा रटे रहिएगा, इतने कम समय में पूछा नहीं जा सकता या बताया नहीं जा सकता है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, देवास इज आल्सो लोकेटेड हियर, जो कि नोट की छपाई के लिए मशहूर है। कम टू द नेक्स्ट, बिलग्राम का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बैटल ऑफ बिलग्राम was fought in which year? It was fought in 1540 AD, 1540 ईस्वी। या किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह सूरी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। बोटोनिकल गार्डन स्थित है, बोटोनिकल गार्डन वेस्ट बंगाल में स्थित है। वेयर इट इज लोकेटेड? इन वेस्ट बंगाल। थैंक्स डियर, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर, लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद आप सभी को। मेजर कलसी क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बेटा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय मौर्य आपके लिए लेके आया हूं अर्थमेटिक का मॉडल पेपर, जो आपके अपकमिंग एग्जाम में बेटा 100% हेल्पफुल होगा, जिसका प्रत्येक कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेटा यही आपके क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आते हैं, इसकी एनालिसिस हमारी टीम करती है, जिस बेस पे आपका ये मॉडल पेपर दिया जाता है। तो 100% इस बात की बेटा संभावना है कि ये सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपके अपकमिंग एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलिए समय नहीं लेते हैं, हम लोग बेटा सीधे सीधे अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बेटा? पहला क्वेश्चन है, देखिए कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 इज डिविजिबल बाई। ये आपका क्वेश्चन है बेटा। तो जरा ये देखिए, आपको बताना है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स का सम इन 4 ऑप्शन में से बेटा किससे डिविजिबल होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये 4 की पावर जो 61 है, क्या है? 4 की पावर जो 61 है, अगर इसे आप चाहते हैं बेटा तो देखो 4 की पावर 61 इंटू 4 आप लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा। और इसकी बात अगर आप करते हैं 4 की पावर 63 को, तो इसको हम 4 की पावर 61 इंटू बेटा 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये जो 4 की पावर बेटा 64 है, इसको जब आप लिखेंगे तो इसको भी आप 4 की पावर 61 इंटू 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये बात अब आप समझ गए होंगे बेटा। कहने का मतलब क्या हुआ, ये क्यों लिखते हैं आपको पता है। आपके पास फार्मूला होता है बेटा a की पावर m प्लस n अगर होता है तो इसको आप a की पावर m इंटू a की पावर n लिख लेते हैं। ठीक है, इस फार्मूले के बेस पर बेटा आप ये काम करते हैं। अब आप देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो 4 की पावर बेटा 61 है, 4 की पावर 61, ठीक है। अगला स्टेप क्या है बेटा, 4 की पावर 62। इस 4 की पावर 62 को आप क्या लिख पा रहे हो बेटा? आप लिख पा रहे हैं 4 की पावर 61 इंटू बेटा 4, ठीक है। फिर देखिए 4 की पावर बेटा 63 है, 63 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 61 इंटू 4 की पावर 2 भी लिख सकते हो। फिर आप तीसरा जो ऑप्शन दिया नंबर है बेटा 4 की पावर 64, उसको लिख रहे हैं आप 4 की पावर 61 इंटू 4 की पावर बेटा 3 लिख रहे हैं। ये बात क्लियर हो गया। अब इन तीनों टर्म में अगर आप देखें बेटा 1 2 3 4 टर्म हुए, 4 टर्म में बेटा आप देखते हैं तो 4 की पावर 61 सभी में आपको दिखता है। 4 की पावर 61 आप कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से बेटा आपको 1 मिलता है। फिर क्या मिलेगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ से 4 की पावर 2 मिलता है, और 4 की पावर 2 को आप लिखते हैं बेटा 16, और ये है 4 की पावर 3, इसको आप लिखते हैं बेटा 64 हो गया। ठीक है, इसको आप देखें बेटा हम लिखते हैं 4 की पावर 61। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं बेटा। देखो बेटा क्या ऐड में क्या लिख सकते हैं, यह बेटा 64, 6 आपका हुआ 70, 10 80, 5 85, यानी बेटा आपका 85 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग देखें बेटा तो 4 की पावर जो 61 है, इसको आपने लिखा 85 को बेटा 5 इंटू हम लोग 17 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 17। अब आप देखो बेटा इस पूरे नंबर्स का
इस पूरे नंबर में अगर आप देखते हैं तो पूरे नंबर का एक फैक्टर, एक खंड आपका 17 है, एक 5 भी है, और भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं बेटा, इस बात को भी देखना। इस 4 की पावर 61 है तो इसमें हम 4 की पावर 60 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 17 लिख सकते हैं। तो जितने भी इसके फैक्टर मिलेंगे बेटा, इस पूरे नंबर के जितने भी फैक्टर होते हैं उन सभी फैक्टर से ये पूरा नंबर यानी जो दिया एक्सप्रेशन ये डिविजिबल होता है, यानी बेटा कंप्लीटली विभाज्य होता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इस पूरे दिए गए नंबर्स का 17 एक फैक्टर है। इसका मतलब ऑप्शन में देखते हैं बेटा तो 17 दिखता है, यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के बेटा कई इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। हम लोग अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, राम, दिलीप और शेखर कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। ठीक है बेटा, कितने डेज में? 20 डेज में। इफ राम एंड दिलीप कैन डू द वर्क इन 30 डेज, शेखर कैन डू दैट वर्क इन, शेखर इस काम को कितने दिनों में करेगा? ये आपका क्वेश्चन है। देखो बेटा तीनों मिल करके, कौन कौन? राम, ठीक है बेटा, राम और आपके दिलीप, साथ में बेटा कौन है? शेखर है। ये तीनों मिल करके बेटा काम को करते हैं 20 डेज में। कितना? 20 डेज में। अब बात आती है बेटा राम और दिलीप की। जबकि राम और दिलीप अगर उस काम को करते हैं, ठीक है, ये दोनों मिल करके उस काम को 30 दिन में कर लेते हैं। क्वेश्चन है शेखर उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगी, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। चलिए इसके लिए देखो बेटा हम लोग बहुत डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं। एक हम लोग एलसीएम मेथड जानते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा देखो ये तीनों का हो गया, किसका? राम प्लस दिलीप प्लस शेखर। राम प्लस दिलीप प्लस शेखर की बात करते हैं। तीनों मिल करके बेटा इसे 20 डेज में कर रहे हैं, और साथ ही साथ राम प्लस दिलीप मिल करके इसे 30 दिन में कर रहे हैं। ये बात समझ गए? 20 और 30 हो गए। अब इन 20 और 30 यानी 20 और 30 जो होता है बेटा, इसका आप ले लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं बेटा? 20 30 का आप ले लेते हैं एलसीएम। ये आप हो जाता है बेटा 60। क्या हो जाएगा? 60। यही 60 वर्क हो गया। यही 60 क्या होता है बेटा? यही 60 वर्क हो जाता है जिसको आप काम कहते हो। अब बात देखो बेटा, अगर इस 60 काम को तीनों मिल करके करेंगे, जबकि 20 दिन में करते थे, एक दिन का काम कितना हो जाएगा बेटा? 20 तिहाई 60, यानी बेटा 3 वर्क हो गया इनका, जिनको आप कहते हैं 3 काम। ये 3 काम एक दिन में करते हैं। कौन? ये तीनों लोग मिल करके। अब इसकी बात करता हूँ बेटा, जब राम और दिलीप की बात मैं करता हूँ तो राम दिलीप 30 दिन में उस काम को करते हैं। टोटल काम बेटा अगर 60 हो तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 60/30, यानी बेटा क्या हो जाएगा? 2 काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 2 काम। अब आप यहाँ से समझने की कोशिश करना बेटा, 3 काम मिलकर करते हैं एक दिन में, 2 काम में अकेले करते हैं, तो इसमें बचता कौन है? बचता है बेटा क्या? ये शेखर बच जाएगा। और शेखर, अब देखिए शेखर का एक दिन का काम जब आप निकालेंगे, किसका? शेखर का बेटा एक दिन का जब हम काम निकालेंगे, शेखर का एक दिन का काम बेटा, एक दिन का काम जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 - 2 यानी 1 काम हो गया। जब शेखर एक दिन में 1 काम करता है बेटा, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा उसे? 60 डेज लग जाएगा। यानी ऑप्शन बेटा क्या सही है? सी सही है उसका। क्या सही है? ऑप्शन सी सही है। एक मेथड तो ये होता है बेटा। अदरवाइज आप जानते हैं तीनों का अगर एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/20 हो जाएगा, और दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे बेटा 1/30 हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं बेटा 60 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? 20 तिहाई 60 बेटा, 30 दूनी 60, 1/60। यही काम क्या हो गया? ये हो गया दिलीप का, शेखर का एक दिन का काम हो गया। शेखर का एक दिन का काम 1/60, तो पूरा काम करने में कितना समय लगे बेटा? 60। सीधे सीधे ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा देखो बेटा, ये अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए आप लोग।
क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा। क्वेश्चन में आपके पास लिखा है, क्या लिखे, ईच स्टूडेंट इन ए क्लास कंट्रीब्यूटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। मीनिंग क्या होगी बेटा, इस क्लास में जितने बच्चे थे उतने ही बेटा क्या कर रहे हैं, उतने ही रुपीज क्या है बेटा, उतने रुपीज जो कंट्रीब्यूट करते हैं। कहने का मतलब आप ऐसे समझिए, अगर 10 बच्चे हैं इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट यानी एक कैंडिडेट 10 रुपये सबमिट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर टोटल क्लास में बेटा 10 बच्चे होंगे तो एक बच्चा कितने रुपए सबमिट करेगा, 10 रुपये। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि स्टूडेंट की संख्या, अगर मान लें स्टूडेंट की संख्या बेटा x मान लें, और इसका मतलब क्या है, जो कंट्रीब्यूशन है उसका क्या बेटा, जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, वो x रुपए का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, x रुपए, बिकॉज जितने बच्चे हैं उतने ही वो क्या करते हैं, रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद क्या बेटा, इन द क्लास, इसके बाद बेटा द स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड RS 150, स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा, 150 रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं, और पर एक द स्कूल कंट्रीब्यूटेड RS 150 पर टीचर हु लेड द ट्रिप। यानी बेटा जो टीचर्स से आपके बेटा पिकनिक पर जाते हैं, ठीक है बेटा, वो क्या करते हैं, 150 रुपीज़ शेयर करते हैं, और टोटल जो अमाउंट कलेक्ट होता है वो होता है बेटा 1350 रुपीज़। क्या होता है, 1350 रुपीज़। और जो टोटल बेटा टीचर्स हैं जो ट्रिप पर हैं वो हैं 3 टीचर्स। कितने बेटा, 3 टीचर्स। तब आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर, कुल कितने स्टूडेंट उस कक्षा में थे। अब आप क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर से देख लो बेटा, यहाँ हिंदी में भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अब आइए, हम लोग बात कर रहे थे बेटा कि अगर ये हमने मान लिया, क्या मान लिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर x हैं, कितने बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x हैं, और इसका मतलब x रुपए का कंट्रीब्यूशन उनका हुआ, तो टोटल स्टूडेंट कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बेटा x इंटू x रुपए का, ठीक है। और इसमें 3 टीचर आपके आल्सो इंक्लूडेड है, और एक टीचर बेटा 150 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करता है। कितना, 150 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करता है। और ये टोटल अमाउंट जो मिलता है जो बच्चों का और टीचर्स का मिला के बेटा वो होता है 1350 रुपीज़ होता है। कितना बेटा, 1350 रुपीज़ होता है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो हुआ बेटा x² प्लस 450 इक्वल टू बेटा 1350 हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर आप आगे चलते हैं, ये होता है बेटा x² इक्वल टू बेटा 1350 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 450 आ गया, ठीक है। यहाँ से बेटा x² की अगर आप बात करते हो तो क्या हो जाएगी 900 हो जाएगा, x की बात करते हो तो कितना हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा। ये 30 हो गया, यानी आपका 30 स्टूडेंट मिल जाएंगे। क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, जब ये क्वेश्चन आपके सामने होगा बेटा तो आपका क्लियर हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, ये क्या बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक कार है जिसकी बेटा 60 मीटर्स इन 6 सेकेंड कह रही है, ठीक है। क्या है, कार की जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है 6 सेकेंड में वो कितना बेटा 60 मीटर। इसका मतलब यहाँ से बेटा अगर हम स्पीड ऑफ कार की बात करें, स्पीड ऑफ कार की बात करें तो आप स्पीड इक्वल टू बेटा लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिखते हैं, दूरी बेटा क्या लिखते हैं, समय। तो दूरी कितना है यहाँ पर 60 मीटर है, समय कितना बेटा 6 सेकेंड है। इसको आपने डिवाइड कर लिया बेटा, ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। क्या आ गई बेटा 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। ये बात क्लियर हो गई। फिर आप देखते हैं बेटा और पूछा क्या है, स्पीड ऑफ द कार किसमें पूछा बेटा, इन किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में आपको बतानी है। और जब चाल बेटा किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी होती है और चाल मीटर पर सेकेंड में गिवन होती है तो आप क्या करते हैं 18/5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब क्या हो बेटा, इस 10 में आप
18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये 5 2 हो जाएगा, 18 2 बेटा ये क्या हो गया 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्या बेटा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा, आपसे सिंप्लीफिकेशन पूछा गया है। ये आपको देखिए बेटा नंबर्स दिए गए हैं, इसको आपको बदलना है बेटा किस में, इनका मान बताना है और मान किस में बताना है बेटा, फ्रैक्शंस में बताना है। ठीक है, तो यहाँ बेटा देखो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, इनको लिखा गया है। अब आपके पास देखो बेटा 0.6 बार लिखा है, प्लस 0.7 बार है, प्लस 0.8 बार है, प्लस 0.3 बार, ये है। अब यहाँ से बेटा देखो इसको लिखने का मेथड क्या है, आप जो बार लिखा है बेटा वो संख्या है 6 के ऊपर एक बार लगा हुआ है, यानी एक संख्या एक अंक के ऊपर बेटा बार लगा हुआ है, तो सीधे सीधे इसको आप 6/9 लिखोगे। क्या लिखोगे? 6/9। यहाँ पर बेटा देखो 7 एक डिजिट है, एक डिजिट के ऊपर बार लगा बेटा, इसको आप 7/9 लिखोगे। फिर देखो बेटा ये 8/9 हो जाएगा, इसी टाइप से 8/9 हो गया, और ये बेटा आपका क्या होगा 3/9 हो गया। यहाँ तक बात समझ गए बेटा। अब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की सारी क्वांटिटी आप देख रहे हैं सेम है, इसलिए का मतलब क्या हो, सब 9 हो गया। ये आपका 6 + 7 हुआ बेटा, 8 प्लस कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 7 + 3 10 हो गया, 10 + 8 18 हो गया, और 18 प्लस बेटा 6 कितना हो गया 24। 24 बाई कितना आ गया आपके पास 24 अपान आपके पास मिल गया बेटा कितना 9 मिल गया। और इसको बेटा आप कैंसिल करेंगे, 3 8 जा हो जाएगा और ये 3 3 जा हो जाएगा। अब 8/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बेटा 2 and 2/3 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन सी अब आपका सही होगा बेटा, 2 and 2/3 हो जाएगा। क्लियर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंटिन्यूसली आ रहे हैं, इस पर आप जरूर फोकस करें। देखिए बेटा ये क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले और इनके बिटवीन बेटा प्लस साइन मिले, क्या मिले बेटा प्लस साइन मिले, तो जो नंबर होता है वो नंबर अगर सपोज कर लीजिए x है, तो इस नंबर का जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा उसको हम n-1 करते हैं। क्या करते हैं n-1 करते हैं। कहने का मतलब क्या हो बेटा, यहाँ पर 12 है, 12 को देखो हम 4 × 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा 4 × 3 लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 30 होता, 30 को बेटा हम 6 × 5 लिखते हैं। कहने का मतलब इस फॉर्मेट में आप लिखते हैं। तो यहाँ पर जो लार्ज नंबर होता है, जो प्लस साइन है ना बेटा, ये प्लस साइन का मतलब जो बड़ा होगा, इसमें से याद रखना प्लस साइन है, तो जो फैक्टराइजेशन आप करते हैं n-1 के टर्म में, उसमें जो बड़ी संख्या होती है यानी n होती है, वही इसका सीधा सा आंसर होता है। ठीक है ना बेटा, क्या होता है आंसर होता है। तो यानी आपका क्लियर हो गया। इसको आप लिखेंगे 4 × 3 ही लिखेंगे, बड़ी संख्या क्या होगी बेटा 4 होगी, यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ये बेटा देखो अगला क्वेश्चन में क्या आपके पास है, ए पर्सन है 3 आयरन बार्स हुज लेंस आर, यानी एक बेटा पर्सन है जिसके पास लोहे की 3 छड़ें हैं, आप ऐसे मान सकते हैं, जिनमें बेटा ये सबकी लंबाई दे रखी है, एक 10 मीटर की है, एक 15 मीटर की, एक 20 मीटर्स की है। ठीक है, और वो चाहता है कि इनको बेटा सेम लेंथ में कट करना है इन तीनों रॉड्स को, और इस टाइप से कट करना है कि बेटा कोई भी विदाउट वेस्ट, यानी कुछ भी वेस्ट ना हो। तो आपसे पूछा गया है कि नंबर आप क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल पीसेस कितनी बनेगी, कम से कम कितनी पीस बन सकती है। ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड बेटा जब कम से कम की बात कर रहा है, कितनी पीस बन सकती है, इसका मतलब है इसे हम हाईएस्ट नंबर से काटना होगा, यानी जो उससे आप कट कर रहे हैं उसकी जो रॉड की लेंथ आनी चाहिए वो हाईएस्ट में होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए ये 10 है बेटा आपके पास, और ये 15 है, और ये क्या है 20 है। इसको जब आप इसका HCF निकाल लेंगे
क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF इसका आपको आता है बेटा 5, क्या आएगा, 5 आएगा। अब इसका मतलब क्या है, आप चाहते क्या थे बेटा, आपका टारगेट था कि लीस्ट नंबर आप टोटल पीस आप बनाना चाहते हैं, कम से कम बनाना चाहते हैं। इसका मतलब जो मेजरमेंट करेंगे, जो रॉड को कट करेंगे, छड़ों को जो कट करना है वो मैक्सिमम लेंथ किस से काटना है। मैक्सिमम लेंथ के केस में जब बेटा काटना है तीनों को, तो उसका आप HCF निकालोगे और HCF निकाल लिए तो 5 हो गया। इसका मतलब जानते हैं जो कटिंग होगी वो 5-5 मीटर की लंबाई की रॉड की कटिंग होगी, 5-5 मीटर की होगी। और आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ क्या बेटा, लीस्ट नंबर ऑफ टोटल पीसेस पूछा गया है। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे अब कि ये जो 10 मीटर की रॉड थी, इसमें से जब 5 मीटर की रॉड अगर आप काटेंगे तो आपको 2 रॉड मिलेगी, ठीक है। और जो 15 मीटर की लेंथ थी, इसमें जब 5-5 मीटर की कटिंग करेंगे तो 3 रॉड मिलेगी। और जब 20 मीटर की रॉड थी बेटा, इसको 5 मीटर से काटेंगे तो आपको 4 रॉड मतलब 4 रॉड मिलेगा बेटा। और इन तीनों का सम करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी वहाँ पर मिनिमम 9 रॉड यानी छड़ें ऐसे मिल सकती हैं जो समान लंबाई की होंगी। और ईच रॉड की जो लेंथ होगी बेटा वो 5 मीटर की होगी। ये आपका आंसर होगा। आइए हम लोग आंसर देख लेते हैं बेटा। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया बेटा, देखो 3 संख्याएं आपके पास दी गई हैं, जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। अब आप 3 संख्या की बात करते हैं। चलो बेटा अगर हम संख्याओं की बात करते हैं, मान लेते हैं कि यही ABC संख्या है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है बेटा कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है, दोगुनी है। इसका मतलब क्या है कि दूसरी संख्या को अगर आपने x मान लिया तो पहली संख्या क्या हो गई बेटा, 2x है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तथा तीसरी संख्या की आधी है। कौन सी आधी बेटा, पहली संख्या। ये अच्छा क्वेश्चन, इसी बात पर बेटा फोकस करना। कंडीशन यहीं पर दूसरी बन रही है। क्या बन रही है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगनी है। ये तो आपने बना दिया। फिर क्या कह रहा है कि यही जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की आधी है। अगर इस तीसरी संख्या की आधी है, इसका मतलब तीसरी संख्या इसकी क्या हो गई बेटा, दोगुनी हो गई। इसकी दोगुनी होने का मतलब क्या हो गया, 2 × 2x दैट इज क्या हो गया बेटा, 4x हो गया। अब टोटल अगर हम बात करते हैं, फिर क्या पूछा गया, यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है। कितना बेटा, तीनों संख्याओं का औसत 56 है। अगर इनका औसत आप निकालेंगे तो तीनों संख्याओं को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं बेटा और 3 से डिवाइड कर लेते हैं। यही इनका क्या होता है, औसत होता है। और जिसका मान ऑलरेडी आपके पास दिया बेटा कितना, 56 दे रखा है। अब आप ऐड कर लीजिए 4 + 1 + 2 यानी बेटा क्या हो गया, 7x/3 = बेटा 56 हो गया। और x की वैल्यू जब आप निकालेंगे 56 × 3 क्या हो गया, 7 8 जब बेटा कितना होगा, 56 हो गया। और 8 3 जब बेटा कितना आ गया, 24 आ गया। कितना आ गया, 24 आ गया। अब आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, क्या बेटा, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है। तो अब आप सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करते हो बेटा, तो सबसे बड़ी बेटा x 2x 4x, सबसे बड़ी संख्या क्या है आपके पास, 4x है। और 4x का मान अब आप निकालेंगे, x की वैल्यू आपके पास है 24, 4 × 24 आप निकाल लिए बेटा, कितना आ गया, ये आपके आ गया 96। क्या आ गया बेटा, 96 आ गया। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, जिस आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बेटा एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, 100% आता है आपके एग्जाम में। तो चलिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ये बैग है बेटा, उस बैग में देख रहे हैं क्या है, 50 पैसे के कॉइन्स हैं, 25 पैसे के कॉइन्स हैं और 1 रुपए के कॉइन्स हैं। ये है बेटा
कॉइन्स हैं। तो अगर हम बात करते ये 50 पैसे अगर हमने समझ लिख लिया बेटा, क्या लिखा 50 पैसे लिख दिया, और ये 25 पैसे लिख दिया, और क्या लिख दिया हमने 1 रुपीज लिख लिया। ये बात क्लियर हो गई। इनके जो कॉइन्स के बेटा जो रेशियो है वो क्या है, कॉइन्स का रेशियो है बेटा 5 का, इसका कितना है 6 का, इसका कितना है 2 का। ये बात समझ गए। अगर बेटा इनके रेशियो को ये रेशियो में दिया था ना, तो इसको अगर हम मान लेते कि 5x है, ये आपका 6x है, ये कितना हो गया बेटा 2x हो गया। ये तो इनकी एक्चुअल नंबर हो गई। अब आप क्या मतलब है, मतलब क्या है बेटा, जो बैग में टोटल सिक्के हैं उन सिक्कों को जब आपने टोटल रुपए में कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू जो निकल के आती बेटा वो है 1260 यानी 1260 रुपये आता है। कितना है बेटा 1260 रुपये आया। तो अब आप चलो देखिए ऐसे में हम इसको 1260 बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, अब देखो ये 50 पैसे के सिक्के हैं बेटा, 50 पैसे के सिक्के हैं, और 50 पैसे के सिक्कों को जब आप रुपए में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। क्यों, आप जानते हैं कि 1 रुपये में 2 50 के सिक्के होते हैं, यानी अगर 1 रुपये में कितने सिक्के आप पूछे जाएंगे तो आप 2 कहेंगे। ये बात समझ गया। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये 5x/2 कर लिया आपने, प्लस अब बेटा यहाँ पर ये 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 6x। अगर इनको रुपए में आप बदलेंगे तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 रुपये में बेटा 4 क्या होते हैं 25 पैसे होते हैं। अब देखो प्लस ये तो आपका 2x रहेगा ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा तो एलसीएम आपको सीधे सीधे 4 दिखता है। ये हो जाता है बेटा 10x, ये कितना हुआ 6x, ये कितना हो जाएगा बेटा 8x। यहाँ तक समझ गया बेटा। 8 से 14 10 24 यानी बेटा 24x/4 हो गया। यही टोटल अमाउंट हो गया, यानी इतने रुपए हैं, और यही जो टोटल रुपए हैं बेटा यही हैं आपके 1260। कितना बेटा 1260 आ गए। यहाँ से अगर आप x का मान अगर निकालने की कोशिश करोगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा बेटा 1260 गुणे 4 बटे क्या हो गया बेटा 24 आ गई। कितना आ गया बेटा 24 आ गया। अब आप यहाँ देखिए 24 छक्का का बेटा ये हो गया, और यहाँ देखो बेटा 6 दूनी 12 हो गया, 6 1 के 6 और 0 हो गया। कितना हो गया 210 आ गया। कितना आ गया बेटा 210 आ गया। यानी x का मान आपको मिल गया बेटा, x का मान कितना मिल गया, x का मान मिला 210। कितना मिला 210। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है क्या बेटा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 50 पैसे जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, वो है बेटा 5x। कितनी है 5x है। अगर 5x है तो x का मान आप 210 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, जरा आप ऐड कर लीजिए बेटा, ये 0 ये 5 है, कितना होगा 10 हो गया 1050। यानी बेटा 1050 कॉइन्स हैं। कुल कितने कॉइन्स है बेटा 50 पैसे के कॉइन्स कुल कितने हो गए 1050 कॉइन्स हो गए। इस टाइप से क्वेश्चन बेटा आपका सॉल्व होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, देखिए यहाँ पर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज टू स्कोर 50% ऑफ मार्क्स टू पास। एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने क्या किया, इंजीनियरिंग के एक विद्यार्थी को पास होने के लिए बेटा 50% अंक चाहिए था। ठीक है, यानी बेटा अगर 500 का है तो 250 चाहिए, 1000 है तो 500 चाहिए, 200 है तो 100 चाहिए। ये उसका पासिंग मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 50% अंक उसको पास होने के लिए चाहिए था। लेकिन क्या हुआ ये बेटा, वो 168 अंक पाया, यानी 168 मार्क्स तो उससे मिले, लेकिन दुर्भाग्य उसका क्या है, दुर्भाग्य बेटा को 37 मार्क्स से फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब क्या हो बेटा, अगर 168 से में 37 अगर आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा, उसका पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। और पासिंग मार्क्स मिलने का मतलब क्या हुआ, टोटल का 50% हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है टोटल पूर्णांक कितना था, उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है। आइए तो देखो बेटा 50% की अगर मैं बात करता हूँ तो जो ये 50% किसके बराबर हो रहा है, ये बेटा 168 हो रहा है, इतना तो पा ही रहा है।
और कम कितना है 50% से, वही 37। इसको आपने ऐड कर लिया बेटा 37, कितना हुआ बेटा 8 7 15 आपने लिखा, 6 3 9 1 10 लिखा बेटा, 1 1 2 लिखा, ये 205। जरा देखो बेटा, जब 50% बराबर 205 हो गया, अगर आपको 100% करना हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका भी 2 टाइम्स अगर आपने कर दिया तो सीधे सीधे आपको मिल जाएगा कितना, 410 मिल जाएगा। यानी उस जो इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम में जो टोटल यानी मैक्सिमम मार्क्स था वो कितना था बेटा, 410 था। इस आधार पर अगर आप देखेंगे आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? देखिएगा क्वेश्चन क्या है बेटा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बेटा 3 वर्ष में दोगुनी होती, कितनी होती बेटा, देखो 3 ईयर में बेटा वो क्या होती है, 2 टाइम्स हो जाती है, यानी 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि वही उसी ब्याज दर से वो धनराशि कितने वर्षों में बेटा 16 गुना हो जाएगी। कितना, 2 की जगह आप कितना बोल रहे हैं बेटा, 16 गुना आपसे पूछ रहा है, यानी 16 टाइम हो जाएगी। तो इसके लिए बेटा एक सीधा सा फार्मूला याद रखना, पहले जो यहाँ 2 टाइम्स यानी जो समय दिया गया था इसको हम उसी के टर्म में फैक्टराइज करेंगे, और 16 को जो आप लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे, 16 को आप क्या लिख पाएंगे, जरा देखिएगा 16 गुना की बात कर रहे हैं, तो 16 को जब आप लिखोगे बेटा तो इसको आप 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार आप लिखेंगे ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2 की घात 4, यही आपका क्या है 4 हो गया। और यहाँ पर समय कितना था बेटा, ये आपका क्या है 3 ईयर है। यानी अब आप देखना बेटा, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपका टी होता है, और ये पावर जो होता है बेटा यही एन हो जाता है। और जब टोटल आपसे पूछा जाएगा 16 गुना कितने में हो जाएगा, तो इसको आप टी इंटू एन लिखते हो बेटा, 3 इंटू 4 लिखते हो, यानी क्या लिखते हैं 12 गुना, यानी 12 वर्षों में ये दी गई धनराशि क्या हो जाएगी बेटा, 16 गुना हो जाएगी। ये बात समझ गए, ये इसका कॉन्सेप्ट है बेटा। अगले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या, जरा देखिएगा यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये जो ए लिखा है बेटा, वो इसका मतलब यहाँ पर ए है, यानी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है यही है बेटा, इसकी साइड 90 डिग्री ए है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप देखिए द एरिया ऑफ द शेयर्ड रीजन इन साइडेड रीजन, बेटा इसी साइडेड रीजन का आपको एरिया बतानी है। तो सीधी सी बात करते हैं बेटा, जरा देखो माइंड करो, यही आपका एक सर्कल है, सेमी सर्कल है बेटा, ये क्या है सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में अगर आप देख रहे हैं तो इसका जो देखो बेटा डायामीटर दिया है, डायामीटर दिया √2a दिया, क्या दिया बेटा, डायामीटर √2। अगर इस सेमी सर्कल की आपको रेडियस निकाली जाएगी तो डायामीटर का आप हाफ लिखते हैं, यानी क्या हो जाएगा बेटा a/√2 हो जाएगा। ये तो आप समझ गए, रेडियस हो गया। अब आप अगर इस सर्किल की एरिया निकाल दें, सर्किल की एरिया बेटा आप πr² होता है, लेकिन कैसे ही हाफ है, सेमी सर्कल है, तो आप कर देंगे क्या, इसका आधा, हाफ πr², हाफ रहेगा ये बेटा, ये पाई हो गया, r की वैल्यू बेटा a/√2 का होल स्क्वायर आप लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये पाई हो जाएगा, a² बाई क्या आ गया आपका 4 आ गया। ये बात समझ गए, पूरे सर्किल सेमी सर्किल के एरिया। अब आप इनके बिटवीन जरा आप देखें बेटा, ये क्या दिख रहा है, ये आपका एक क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर इसकी भी लेंथ ए से है, और इसकी भी लेंथ बेटा क्या ए है। यही एरिया आपको, ये साइडेड रीजन आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हो बेटा, इस सेमी सर्कल से यानी इस अर्धवृत्त की एरिया से अगर आप इस समकोण त्रिभुज की एरिया को माइनस कर देंगे तो आपको क्या होगा, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन मिल जाएगा। अब सेमी सर्कल यानी अब इसके बाद क्या बचता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है बेटा, समकोण त्रिभुज होता है, और इस समकोण त्रिभुज का एरिया आप लिखते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। क्या लिखते हैं बेटा, हाफ बेस लिखते हैं और हाइट। यहाँ पर बेस और हाइट दोनों हैं, कितना है, यानी हाफ a² मिल गया। अब आप बेटा क्या करेंगे, इसमें से किसमें जो आपके पास दिया गया है, इसमें से बेटा हम क्या करते हैं,
पूरे सर्किल की एरिया से, किसके बेटा, पूरे सर्किल की एरिया से, सर्किल की एरिया क्या है, पाई ए स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है। इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से बेटा हम किसको, हाफ ए स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब इसका मतलब क्या हो, दोनों में देखिए बेटा, अगर हम आगे की और बात कर ले थोड़ा सा, दोनों देखो बेटा, जो आंसर आपको फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ही आंसर आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो अगर हम चाहें इन दोनों में ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन कर लें, ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से पाई आपको बचेगी -2 बच जाएगा बेटा। यही आपका क्या होगा, पाई ए स्क्वायर बाई 4 पाई -2, यही बेटा एरिया ऑफ द साइडेड रीजन आ जाएगा। इस टाइप से बेटा इसका ऑप्शन आपका क्या हो गया, बी हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। तो अब बस आज के मॉडल पेपर में बेटा इतना ही। अगले मॉडल पेपर में हम जल्द ही आपके सामने आते हैं, जल्द ही आपसे मिलते हैं बेटा। उम्मीद करता हूं कि ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम में बेटा बहुत ही हेल्प करेगा और हम लोग आगे मिलते रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद बेटा। देखिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं और एयरफोर्स का है। यहाँ पे जो है आपको कुछ क्वेश्चन हम दिखाते हैं कि एयरफोर्स में किस टाइप के आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से है। देखिए यहाँ पे दिया है, इफ चेयर इज कोटेड एज FKDLU हाउ इज रेड रिटन इन द सेम कोड। अब देखिए आपको क्या बोला गया है, CHAIR को कोड किया गया है FKDLU से। तो इसी तरीके से पूछ रहा है RAID क्या होगा, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप अगर नंबर लिख देंगे, नंबर का प्लेस जो है लेटर के प्लेस लिख देंगे तो आपको आसानी होगी इसको समझने में। जैसे यहाँ किसका होगा 3, फिर इसका कितना होगा 8, 1, फिर इसका कितना हो जाएगा 9, 18, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या होगा 11, फिर कितना हो जाएगा 4, 12 और 21। अब आप देख पा रहे होंगे कि हर लेटर में क्या किया गया है, +3 किया गया है। सब में क्या किया गया, +3 हर लेटर में किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अगर लिखते हैं तो कितना होगा 18, 1, फिर क्या हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 4। अब सब में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, फिर 3, 1 कितना हो जाएगा 4, फिर 9, 3 कितना हो जाएगा 12 और 4, 3 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से आपका जो मिलेगा 21 पे कौन सा लेटर होता है U, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा D, यहाँ पे कितना हो जाएगा L और यहाँ पे क्या हो जाएगा G। तो यहाँ क्या हो जाएगा UDLG। तो यहाँ से कौन सा आंसर मिल जाएगा आपको, UDLG मिल जाएगा, ठीक। अगला देखिए हम लोग करते हैं। आगे देखिए दिया गया है नंबर सीरीज से क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1, 3, 7, 13, 21। अगला कौन सा नंबर आएगा, उसके आगे 43 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ पे अगला नंबर लाने के लिए आपको पिछला नंबर क्या किया गया है, ऐड किया गया है। 3, 1 क्या होगा 4 होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिया नहीं है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आप स्टेपिंग फॉर्म में तोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, +2 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे कितना हुआ +4 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे कितना हुआ +6 ऐड हुआ, फिर अगला कितना हो जाएगा +8। तो देखिए यहाँ पे इवन नंबर ऐड होते जा रहे हैं। तो अगले में कितना हो जाएगा +10। तो यहाँ से 10 और 21 कितना हो जाएगा 31 आंसर होगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 31 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर दिया है, A इज द B's ब्रदर। मतलब A जो है B का क्या है, भाई है। तो A B का भाई है। फिर दिया है C इज एज मदर। मतलब क्या हुआ, C A की माता है। तो क्या होगी, C A की माता है। फिर अगला दिया है D C का पिता है। मतलब D जो है C का पिता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है A B का भाई है, A B का भाई है। फिर दिया है C A की माँ है, C A की माँ है। अगला दिया है
डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है। अगला दिया है एफ ए का पुत्र है, एफ जो है ए का पुत्र है। ठीक, अब यहां से पूछ रहा है कि यह बताइए कि एफ का डी से क्या संबंध है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। तो क्या होगा यहाँ पे, एफ का रिलेशन पूछ रहा है डी से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनकी लड़की है, फिर उनके बाद उनका ये पोता होंगे, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आपको रिलेशन पूछ रहा है तो क्या होगा 1 2 3 थर्ड पीढ़ी में क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन होगा, पर पोता हो जाएगा या फिर प्रपौत्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको समझना होगा ईस्ट इधर होगा, इधर वेस्ट, इधर क्या होगा नॉर्थ, इधर क्या होगा साउथ। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से क्या बोला जा रहा है, इफ नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा। मतलब आपको 45 डिग्री जो है किधर चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ जो है नॉर्थ वेस्ट हो जा रहा है। अब बताइए अगला क्या बोल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, मतलब अब फिर से ये 45 डिग्री घूमा। यहाँ के बाद फिर क्या बोला, कंटिन्यू वेस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट। देखिए फिर आगे भी यही दिया है और बोल रहा है कि ये प्रक्रिया जो है आगे चलती रहेगी। तो क्या बोला गया है, साउथ ईस्ट को क्या बोला जाए, अकॉर्डिंग टू द एबव सीक्वेंस। अब साउथ ईस्ट देखिए कहाँ आएगा, इस हिसाब से ये जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट कहाँ होगा आपका, यहाँ होगा। इसके अकॉर्डिंग जब ये चीज 45 डिग्री आप घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी यहाँ कितना है क्लॉकवाइज है, तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, साउथ ईस्ट क्या हो जाएगा हमारा, ईस्ट हो जाएगा। तो कौन सा आंसर निकल कर आएगा, ए पार्ट आएगा। ठीक, अगला देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन कौन सा है, 5th नंबर पे दिया है सीटिंग अरेंजमेंट का। यहाँ पे देखिए दिया है कि 5 बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, ए इज राइट ऑफ बी। अब देखिए अगर हम मानते हैं कि सभी लोग इस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, मतलब ऊपर की तरफ मान लेते हैं, नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लगाइए सवाल को। तो ए इज राइट ऑफ बी, ए इज जो है राइट ऑफ बी, मतलब बी के क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। ई इज लेफ्ट ऑफ बी, अब ई जो है लेफ्ट ऑफ क्या हो जाएगा, बी। अगला देखिए दिया है बट राइट ऑफ सी। अब देखिए यहाँ पे अगर हु के अलावा कोई भी वर्ड देता है तो तुरंत हम इसको छोड़ के यहाँ वाले से कनेक्ट करते हैं, पहले लेटर से कनेक्ट करते हैं। तो क्या होगा कि अब यहाँ से पढ़िए इसको, ई इज राइट ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा, ई इज राइट ऑफ सी, तो सी के राइट में है ई, है ना। अब अगला देखिए, इफ ए इज लेफ्ट साइड ऑफ डी, ए जो है लेफ्ट साइड ऑफ डी, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी बैठेगा। तो क्या पूछ रहा है, हु इज इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अब इनका आप यहाँ से जब तक लेटर के प्लेस याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे ई का क्या हो गया 5, जे का कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। अब आप देखिए कि यहाँ से जो है 5 से कितना हो जाएगा इंटू, यहाँ से 5 से 10 हुआ, मतलब +5 हुआ है, फिर यहाँ से ये जो है +5 हुआ है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना होगा 12, है ना। तो यहाँ पे देखिए +5 हुआ है, फिर यहाँ भी +5 हुआ है। अब यहाँ पे ये 6 है, ये 11 है, फिर यहाँ से कितना +5, तो अगला जब +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और +5 कितना हो जाएगा 16, और 16 पे कौन सा लेटर आता है, पी आता है, तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 नीडल्स ऑफ द क्लॉक एट 340। अब देखिए 340 पे आपसे पूछ रहा है नीडल्स के बीच में कितने एंगल बनेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे पता होना चाहिए ये 12, ये कितना होगा 6, यहाँ 3, यहाँ 9। अब किसकी बात हो रहा है 340 का, तो यहाँ से देखिए ये 3 होगा और 40 कहाँ होगा, यहाँ पे 7 और ये 8 होगा, तो ये 340 हो रहा है टाइम, है ना। अब इनके बीच में अगर हम देखें
तो कौन कौन आएगा 4 5 यहाँ होगा। तो यहाँ से देखिए 30 मतलब क्या होगा 5 मिनट में कितने गैपिंग होती है 30 की। तो 30 30 और 30 कितना हो गया 90 90 और प्लस 30 कितना हो गया 60 कितना हो जाएगा कुल 150 मतलब 1 2 3 4 5। तो 5 6 5 1 2 3 4 5 की गैपिंग है और 30 मिनट का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो कितना हो जाएगा 5 3 15 मतलब 150 डिग्री आपका ऐसे ही बन रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 40 मिनट है, ये तो सुई आगे आगे पीछे होगी नहीं, लेकिन यहाँ से ये सुई क्या हुई होगी अंदर आई होगी। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि आवर हैंड्स जो है कितना अंदर आया है 40 मिनट में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आवर हैंड्स जो है आवर हैंड्स 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलता है। ठीक, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 40 मिनट में कितना चलेगा 40 मिनट में कितना चलेगा आपका 40 मिनट की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 40/2 मतलब क्या हो जाएगा 20 डिग्री 40/2 डिग्री मतलब कितना आएगा आपका 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा अंदर की तरफ आएगा तो ये इसको क्या कर देगा कम कर देगा। तो 20 डिग्री कितना हो जाएगा 130 डिग्री। क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी पार्ट। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है आपको फिगर से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया था कि यहाँ पे सर्कल के अंदर 4 साइड्स हैं, यहाँ पे सर्कल के अंदर 3 साइड्स हैं, यहाँ 2 साइड्स है सर्कल के अंदर। तो अगले में क्या होना चाहिए कि सर्कल के अंदर 1 साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर दिया है सर्कल के अंदर यहाँ पे चल रहा है सीरीज। अब यहाँ पे क्या है यहाँ अंदर दिया है ये हो सकता है, यहाँ बाहर दिया है ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको फिर से वही फिगर है, आप एनालॉजी है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ के बाद ये जो है लाइन 3 लाइंस है। अब यहाँ पे भी कितनी लाइंस होनी चाहिए अंदर 3 लाइंस होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ ट्रायंगल बना दिया, ये नहीं होगा। यहाँ तो 3 लाइंस हैं, ये हो सकता है, यहाँ भी 3 लाइन है, यहाँ भी हो सकता है। अब यहाँ भी क्या है 3 लाइन है। अब आप ये पता करिए कि यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे एक जो है वर्टिकल लाइन है, बाकी दो इंक्लाइंड है। अब यहाँ पे देखिए एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल है, तो कौन सा सही होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए 9 के बाद देखिए 10 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपको डिफरेंट छांटना है। अब देखिए सारे जो दिए गए हैं यहाँ पे ये जो है लाइंस जो हैं 90 डिग्री पे, हर कोई क्या कर रहा है 90 डिग्री पे कट कर रहा है, लेकिन एक सी ऑप्शन ऐसा है जो 90 डिग्री पे कट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है, अब यहाँ पे फिगर जो है आपको कंप्लीट करना है। तो ये सर्कल था, तो ये पूरा क्या होगा एक सर्कल होगा, आगे इसके ऊपर से मतलब बना हुआ है, तो कैसा होगा ये और ये पूरी लाइन इसको जो है मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। 12 नंबर देखिए 12 नंबर में दिया गया है कि आपको ये जब कटिंग की जाएगी तो इसमें जो है कौन सा डायग्राम बनेगा खोलने पर। इसमें देखिए आपको पता होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपका वाटर इमेज और जो है वाटर इमेज और मिरर इमेज का। अब यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे देखिए जिस हिसाब से मोड़ा गया वैसे वैसे हम इसको खोलते जाते हैं। यहाँ से जब ये खोलेंगे तो ऊपर ये क्या बनेगा एक ट्रायंगल बनेगा और इसका यहाँ खुल जाएगा। अब फिर से यहाँ पे मोड़ा गया है इस तरीके से, तो यहाँ से देखिए हाफ पार्ट मोड़ा गया है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, ये नहीं बदलेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मोड़ा गया है, यहाँ से ये ट्रायंगल ऊपर और नीचे क्या होंगे खुलेंगे। फिर से यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनेगा और एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, मतलब कुल कितने 6 ट्रायंगल आएंगे और ऊपर और नीचे कट होंगे। तो 6 ट्रायंगल इसमें और इसमें है, ना तो इसमें है और ना इसमें है, तो कौन सा होगा। अब यहाँ पे किनारे पे मैं बोला कट नहीं होंगे ना, तो केवल ऊपर और नीचे होंगे, तो कौन सा आंसर होगा आपका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर में जो है मिरर इमेज का है, तो यहाँ पे आपको देखना मिरर इमेज में केवल लेफ्ट और राइट आपका चेंज होता है, बाकी अप एंड डाउन जो है सेम रहता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पास वाली चीज पास बननी चाहिए। देखिए ये पास में था तो ये पास में होना चाहिए, मतलब इस तरफ ये पास में होना चाहिए, और दूर वाली चीज दूर जाती है, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो कौन सा है, एक ही ऑप्शन में ये जो है क्लियर दिख रहा है कि पास वाली चीज पास बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए इसमें जो है
अब आपको ढूंढना है कि कौन से ये फिगर में जो है इम्बेडेड है, मतलब इम्बेडेड फिगर ढूंढना है कौन सा इसमें ये शामिल है। अब देखिए अगर आप इस तरीके से ढूंढते हैं तो यहाँ इसमें तो यहाँ पे ये लाइन एक सीधी है तो यहाँ तो ये मिल जाएगा, लेकिन सीधी लाइन यहाँ नहीं मिल पाएगी। अगले में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये लाइन आपकी मिसिंग है तो यहाँ ये नहीं मिल पाएगा। अगला देखिए यहाँ पे ये लाइन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ वाली लाइन आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन इसमें देखेंगे तो ये पूरी लाइन आपको मिल जाएगी, मतलब कौन सा आंसर सही होगा, बी पार्ट होगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स डज द फॉलोइंग फिगर। अब देखिए क्या होता है, ऐसे फिगर में काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से मान लीजिए अगर इस पे डाला गया है लम्ब तो आप कैसे काउंट करेंगे, 1 2, मतलब क्या हो जाएगा, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 2 और हुआ और एक बाहर कितना हुआ, 3। तो हम इसमें एक तरीका ढूंढते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखी जाती है वो नंबर को हम ऐड कर लेते हैं, उतने ट्रायंगल हो जाता है। जैसे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3, तो उसी तरीके से यहाँ लिख पाएंगे हम 1 2 3। अब देखिए इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 होगा। लेकिन हमने बोला कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितने बनेंगे उतने, जितने हॉरिजॉन्टल लाइन इस पर ड्रा की जाएगी उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितनी लाइनें हैं, 1 2 और 3, तो कितने हो जाएंगे टोटल हमारे पास, 6 3 जा 18, तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं एयरफोर्स में। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन देखकर, और जो है आप पढ़ाई करते रहिए ज़बरदस्त, और अच्छी स्टडी के लिए और आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। और जो है यहाँ पे इस तरीके से हम आगे भी प्रयास करेंगे, आपको क्वेश्चन मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।